Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is crops for Europe. So chapter number 3 of your history book. The name of this chapter is ruling the countryside. जैसे कि आपको मैंने क्लासेस में पढ़ाया है इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में, जहाँ पे आपने देखा लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा जब आप क्लासेस अपने ले रहे थे ऑफलाइन क्लासेस, तो उस पर आपने देखा कि मुनीरो सिस्टम या जिसको हम रईतवारी सिस्टम कहते हैं, तो किस तरह से रईतवारी सिस्टम जो है वो इन्होंने लॉन्च किया ब्रिटिशर्स ने। तो मुनरो सिस्टम या रईतवारी सिस्टम जो है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम डायरेक्टली जो है ज़मींदार्स के पास नहीं जाना पड़ेगा, हम डायरेक्टली कल्टिवेटर्स के पास जाएंगे, जैसे साउथ में उन्होंने किया। तो इस तरह से रॉयट्स के पास चले गए और जो उस लैंड को टिल करते थे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उन्होंने कहा डायरेक्टली हम उनके पास जाएंगे और उनसे हम सर्वे करेंगे, उनसे हम रेवेन्यू की असेसमेंट करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ब्रिटिशर्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट उन्होंने किए, जैसे महलवारी सिस्टम भी आपने पढ़ा। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक जो है वो है क्रॉप्स फॉर यूरोप। हम देखेंगे यूरोप में जो है कौन कौन से क्रॉप्स जो है जिनसे उनको बेनिफिट मिलता था। तो ये टॉपिक जो है आप देखोगे कि द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड द रेवेन्यू। आपको मैंने बताया आपके चैप्टर का नाम ही है रूलिंग टुवर्ड्स द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब है विलेजेस। तो आपने देखा किस तरह से जो इनको दीवानी राइट्स मिले, अंग्रेज़ों को जो दीवानी राइट्स यहाँ पे मिले, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है, जब इन्होंने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम लैंड रेवेन्यू के साथ साथ हम कंट्री साइड की तरफ जो है हम कलेक्ट लैंड रेवेन्यू जो करेंगे, उसके साथ साथ हम क्यों ना इनके एरियाज़ पे कब्ज़ा ही करें, क्योंकि इनको दीवानी राइट्स मिले थे। तो इस तरह से इन्होंने अपनी चॉइस की क्रॉप्स जो है वो पीजेंट्स को कहा उगाने के लिए, जिनसे यूरोप में इनको बेनिफिट मिलता था। तो इस तरह से इन्होंने कहा रेवेन्यू के साथ साथ हमें और एक चीज़ मिलेगी कि हम इन कल्टिवेटर्स को, हम इन कंट्री साइड विलेज साइड के जो कल्टिवेट्स हैं इनको यही कहेंगे कि दे ग्रो द क्रॉप्स फॉर द यूरोप। लेकिन वही क्रॉप जो रिक्वायर्ड यूरोप में अंग्रेज़ों को चाहिए, जैसे कॉटन था, मैंने आपको बताया, इंडिगो था, कॉटन था, जूट था, शुगर कैन थी, कॉफ़ी थे या स्पाइसेस थे। अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि इनकी नीड जो होती थी फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा होती थी, खासकर ब्रिटेन में। तो इस तरह से इन्होंने यही डिमांड की इन ज़मींदार से कि हमें यहाँ पे वही क्रॉप्स उगाने हैं जो यूरोप को बेनिफिट देंगे। तो इस तरह से लेट 18th सेंचुरी जो है उसमें कंपनी ने जो है उन्होंने सिर्फ इनको ज़मींदारों को ये कहा कि यहाँ पे ज़्यादातर आप कल्टीवेशन जो करो वो ज़्यादातर दो क्रॉप्स की 18th सेंचुरी में, ओपीम एंड इंडिगो। आपको पता है ओपीम जो है जिसको चरस भी कहा जाता है, एक नशीली चीज़ होती है, तो ये भी प्लांट से जो है निकाली जाती है। तो इनको ये चीज़ जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोप में। तो इस तरह से इन्होंने इन कल्टिवेटर्स को कहा कि एक ओपीम और इंडिगो, सेकंड क्रॉप जो था इंडिगो था, इसके बारे में हम अभी बहुत डिस्कस करेंगे। तो इंडिगो जो है जिसको उर्दू में नील भी कहा जाता है, एक किस्म की डाई है। तो ये दो चीज़ों का इन्होंने ज़्यादातर कहा कि इस चीज़ को ज़्यादातर बढ़ावा दिया कि यही दो क्रॉप्स जो है यहाँ पे उगाने चाहिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ब्रिटिश जो है दे परसुएडेड और फोर्स्ड द कल्टिवेटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स लाइक जूट इन बंगाल, टी इन आसाम। ये ब्रिटिशर जो है इन्होंने पहले इन ज़मींदार्स को परसुएड किया, मनाया कि आप इन क्रॉप्स को जो है इनकी कल्टीवेशन करो, खासकर इंडिगो और इंडिगो और अफीम की, चरस की। तो इस तरह से इन्होंने कहा। उसके साथ साथ अगर उन्होंने नहीं माना तो फोर्सफुली उनको उन पे फोर्स किया कि आप इन क्रॉप्स की जो है कल्टीवेशन करें। तो जैसे कि जूट जो है ज़मींदार सब बंगाल जो थे, बंगाल के जो पीजेंट्स या कल्टिवेटर्स जिनको हम कहते हैं, उनको फोर्स किया गया कि आप जूट की कल्टीवेशन करें। आसाम के साइड में जो उनको कहा टी की कल्टीवेशन करें। शुगर कैन जो है वो इन्होंने उत्तर प्रदेश में उन लोगों को कहा कि यहाँ पे शुगर कैन की कल्टीवेशन होनी चाहिए। वीट पंजाब वालों को कहा गया कि वीट की कल्टीवेशन करो। और महाराष्ट्र में पीजेंट्स को ये कहा गया कि कॉटन की कल्टीवेशन करो। और पंजाब और मद्रास में राइस के लिए भी इन्होंने फोर्स किया कल्टीवेटर्स को कि आप यहाँ पे ये चीज़ें जो है ये उगाओ, क्योंकि ये चीज़ें जो थी, मैंने आपको पहले चैप्टर सेकंड चैप्टर में भी कहा, ये चीज़ें जो थी ज़्यादातर बेनिफिट देते थे यूरोपियंस को, खासकर ब्रिटिश को। तो इस तरह से ये ज़्यादा से ज़्यादा यही क्रॉप्स जो है उगाने चाहते थे। ये चाहते थे कि एक तो हमें साथ साथ रेवेन्यू भी मिलेगा और उसके साथ साथ ये क्रॉप्स जो है हम बेसिकली, आपको पता ही है, वो यहाँ पे
ट्रेडर्स आए थे, तो उन्होंने कहा इसके साथ साथ हम ट्रेड भी, इसीलिए इन्होंने इंडिया में जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ किया, पूरी हिंदुस्तान की दौलत जो है वो यहाँ से ले जाके यूरोप ली, वन वे और इन अदर वे। तो इस तरह से ये क्रॉप्स जो है ये ब्रिटिशर्स ने इनको फोर्स किया कि ये क्रॉप्स आप यहाँ पे उगाओ। तो आप देखेंगे किस तरह से ये चीज़ें हुई। इन्होंने वैरायटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपैंड द कल्टिवेशन, मैंने आपको पहले भी बताया कल्टिवेशन को एक्सपैंड करने, ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए इन्होंने बहुत सारे मेथड्स जो है वो अपनाए, वो आपने पहले भी देखा। तो इन क्रॉप्स की जो इनकी नीड थी इन्होंने इनको, तो पहले हम देखेंगे खासकर जो इंडिगो थी या ओपीम थी उसकी प्रोडक्शन के लिए इन्होंने क्या किया। अब हम देखेंगे एक मेथड ऐसा था, तो वो उसकी प्रोडक्शन जो थी इंडिगो की प्रोडक्शन जो है वो हम देखेंगे किस तरह से जो है वो रेज हुई, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई। डज कलर हैव एनी हिस्ट्री, आपका नेक्स्ट जो इसमें सब टॉपिक है कि ये जो कलर है इंडिगो की बात की, क्या इसकी कोई हिस्ट्री है। आप अपनी बुक को सामने रख के आप देखिए जो आपका पेज नंबर है 30, तो यहाँ पे आपको 2 फोटोग्राफ्स दिए गए हैं। ये है फर्स्ट वन इज़ फिगर 5, ए कलमकारी प्रिंट 20th सेंचुरी इंडिया, मोरिस कॉटन प्रिंट लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड। ये आप याद रखना, अभी मैं इसका डिस्कशन करूँगी। ये 2 प्रिंट्स हैं, इसको कलमकारी कहते हैं, और दूसरी जो है कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर होती थी। ये आंध्र इंडिया को अपनी प्रिंट है कलमकारी। इसमें आजकल कश्मीर में भी बहुत सारे पश्मीना शॉल जो है कलमकारी में आते हैं, बहुत सारी प्रिंट्स सूट्स आते हैं इसमें। तो ये दूसरा जो है इसको मोरिस कॉटन प्रिंट कहा जाता था। तो ये जो है ये विलियम मोरिस ने, जो एक फेमस पोइट और आर्टिस्ट था 19th सेंचुरी में, वो ब्रिटेन का था, उसने ये प्रिंट दिया है। तो ये कॉटन क्लोथ्स पे की जाती थी ये प्रिंट। तो इन 2 प्रिंट्स में आप देखिए कॉमन चीज़ क्या है। इसमें कॉमन चीज़ आप बोलोगे मैम इसमें कॉमन चीज़ 2 है, ये दोनों जो है कपड़े हैं, नहीं, एक तो वो कॉमन चीज़ है। आप देखिए दोनों में आप देख रहे हो एक ब्लू कलर है, इसमें भी आप देखोगे और इसमें भी देखोगे। ये ब्लू कलर जो है बेसिकली यही ब्लू कलर जो था ये यहाँ पे दिखाया गया, ये इंडिगो है जो इन दोनों में जो है यूज़ किया गया है। इंडिगो बेसिकली एक किस्म की डाई होती है। इंडिगो एक प्लांट है, उस प्लांट से जिसको हम नील कहते हैं, उस प्लांट से निकाल के एक डाई बनाई जाती थी जो बहुत फेमस हुई, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि फ्रांस, जर्मनी, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, इसकी डिमांड बढ़ गई और इस इंडिगो की कल्टिवेशन जो है बहुत ज़्यादा हुई। तो इस तरह से आप देखोगे जो कलमकारी प्रिंट है मैंने आपको बताया, ये आंध्र प्रदेश के वीवर्स जो थे वो उन्होंने, आंध्र प्रदेश के वीवर्स इंडिया में जो थे उन्होंने ही इस कलमकारी प्रिंट को जो है वो बनाया है। ऑन राइट साइड ऑफ द फ्लोर कॉटन डिज़ाइनर जो आप देख रहे हो मोरिस, विलियम मोरिस की, जो मैंने अभी बताया आपको, पोइट और आर्टिस्ट थे ब्रिटेन के। तो देयर वाज वन कॉमन थिंग इन 2 प्रिंट्स दैट बोथ आर यूज इन रिच ब्लू कलर, जो मैंने आपको बताया कॉमनली कॉल्ड इंडिगो। इसी कलर को हम इंडिगो कहते हैं। तो ये कलर जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है किस तरह, ये ब्लू कलर का होता था जो आपने इन प्रिंट्स में देखा। तो एक प्लांट होता था जिसको हम इंडिगो कहते हैं, तो या जिसको नील का प्लांट कहते हैं। तो ये एक किस्म की ब्लू डाई होती थी। मोरिस प्रिंट में 19th सेंचुरी में भी यही इंडिगो प्लांट से डाई निकाल के उसमें यूज़ की थी। तो इस तरह से ये एक इंडिगो की जो है बिगेस्ट सप्लाई हुई इंडिगो की पूरे वर्ल्ड में। तो पूरा फेमस हो गया ये इंडिगो कलर, तो पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई। तो अब हम देखेंगे कि इसकी डिमांड जो है, वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो जो है वो उसकी ज़्यादा डिमांड क्यों बनी। तो इस तरह से कहा जाता है इंडिया का जो इंडिगो प्लांट है इट ग्रोज प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स। ये जो ट्रॉपिक्स आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे, ट्रॉपिक एरियाज़ जो है उनमें जो है ये इंडिगो ग्रो किया जाता था। तो इसके लिए फर्टाइल लैंड होनी चाहिए। लेकिन इंडिगो जो हम जिस लैंड पे, ये हमेशा याद रखना, ये आगे आपको काम आएगा, जिस लैंड पे हम इस इंडिगो की ये करते हैं, कल्टिवेशन करते हैं, वो लैंड जो है वो फिर फर्टिलिटी उसकी जो है वो कम हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी मानो ख़त्म हो जाती है। तो ये इंडिगो प्लांट जो है बाय 13th सेंचुरी द इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन इटली। ज़्यादातर 19th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में इटली में यूज़ किया जाता था, फ्रांस में यूज़ किया जाता था और ब्रिटेन में, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था। इन जगहों पे जो है इंडस्ट्रीज़ बहुत तरह से डेवलप हो गई थी। तो ये क्लॉथ्स को, कॉटन की भी डिमांड बढ़ गई थी इस टाइम पे। आप ये साथ में याद रखेंगे, कॉटन की भी डिमांड बढ़ गई और उसके साथ साथ इंडिगो की भी डिमांड बढ़ गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो जो है किस तरह से ये यूरोपियन मार्केट्स में, इन सारे मार्केट्स में किस तरह से ये इनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करेगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है
और इंडिगो की, इसलिए इसकी कल्टीवेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। जब डिमांड किसी चीज़ की बढ़ जाती है तो उसके साथ साथ प्राइस की डिमांड भी बढ़ जाती है।